हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएच डिजिटल एजुकेशन पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान में उदारवाद को पढ़ने वाले हैं। उदारवाद एक ऐसा चैप्टर है दोस्तों कि ये इस जब विचारधारा को यदि हम नहीं पढ़ते हैं तो आगे जितने भी विचारधारा हैं, जैसे व्यक्तिवाद हो गया, फांसीवाद हो गया, समाजवाद हो गया, इन विचारधाराओं को जब हम पढ़ेंगे तो काफ़ी कन्फ्यूजन बना रहता है। इसलिए हमें उदारवाद को पढ़ना पड़ता है और आपके सिलेबस में एकदम साफ तरीके से इसको मेंशन भी किया गया है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं उदारवाद। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी बता दिया हूँ कि इसमें जो कंटेंट मैं लेता हूँ किसी न किसी बुक से ही होते हैं। हालाँकि सभी लोग बुक से ही कंटेंट लेते हैं दोस्तों, कोई टाइप करवा देता है, कोई हस्तलिखित लिखित रखता है। तो मैंने बुक से ही डायरेक्ट ले लिया है। जो मैं बुक प्रेफ़र करता हूँ दोस्तों, वह एक कह सकते हैं ऑथेंटिक बुक होती है और वहाँ से प्रश्न बनते हैं और मैं किसी एक बुक से कंटेंट नहीं लूँगा। ये पहले मैं बता देता हूँ कि किसी एक बुक को मैं आप लोगों को प्रेफ़र कर दूँ कि इसी बुक को आप पढ़ेंगे, ठीक है? वैसे मैंने बुक के विषय में बता दिया है कि कौन-कौन सी बुक पढ़ना है यदि आप टीएसटी-पीएचडी का एग्ज़ाम क्वालीफाई करना चाहते हैं। तो आइए आज देखते हैं हम लोग उदारवाद और देखेंगे कि उदारवाद जो दृष्टिकोण है इससे संबंधित कौन-कौन से लोग अपने-अपने विचारधाराएँ दिए हैं और इसका पूरा सार देखेंगे। हालाँकि ये वीडियो जो है 2 पार्ट में होगी, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा-सा उदारवाद की पृष्ठभूमि को देख लेते हैं, ताकि हमको उदारवाद को समझने में आसानी हो। दोस्तों, एकदम मैं सरल तरीके से इसको बताने का प्रयास करूँगा, बहुत ज़्यादा इसमें आपको डीप जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको एक एग्ज़ाम पास करना है, लिखित में नहीं है दोस्तों। ये आपको बहुविकल्पीय रूप में प्रश्न बनते हैं, तो आपको फैक्ट ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए होता है। बाकी कॉन्सेप्ट बेस इसमें जो है आपको जो है मटेरियल है, वो भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए, ऐतिहासिक दृष्टि से उदारवाद को मध्य युग के अंत तथा आधुनिक युग के प्रारंभ की विचारधारा कहा जाता है। निरंकुश राजतंत्र मध्य युग की चलती आने वाली सामंती व्यवस्था तथा चर्च की प्रभुता का विरोध किया जाना इसकी एक प्रमुख विशेषता रही है। जैसा कि दोस्तों, यदि हम इसकी पृष्ठभूमि की बात करें तो ऐतिहासिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो उदारवाद जो है यह मध्य युग जो था उसके अंत और आधुनिक युग का प्रारंभ जो था उसी समय यह विचारधारा उत्पन्न होती है, जो कि निरंकुश राजतंत्र मध्य युग में चलती आने वाली एक प्रकार से सामंती व्यवस्था थी दोस्तों, और चर्च की प्रभुता का यह विरोध करने वाली जो थी एक प्रकार की विशेषता इसकी रहती है। कौन सी विचारधारा की? उदारवाद की। तो साधारण शब्दों में ये आप समझने का प्रयास करें, मध्य युग के और आधुनिक युग के, मध्य युग के अंत और आधुनिक युग के बीच की ये कह सकते हैं विचारधारा है, और यह निरंकुश जो शासन तंत्र था उसके विरोध में यह विचारधारा जो है उत्पन्न होती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग उदारवाद सामंतवाद के पतन के बाद राजनीति को बाजार अर्थव्यवस्था के अनुरूप मोड़ देने के लिए अस्तित्व में आया। आरंभ में व्यक्तियों को केंद्र बिंदु मानकर व्यक्तिवाद को अपनाया गया, किंतु बाद में समूहों के महत्व को स्वीकार करते हुए बहुलवाद को अपना लिया। दोस्तों, उदारवाद जो है सामंतवाद के पतन के बाद, जब सामंतवाद आया था दोस्तों, उसके पतन के बाद यह राजनीति को बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में मोड़ दिया। ठीक है, यानी कि बाजार खुले, ये बाजार की बात करते थे कि कहने का मतलब ये था कि सभी लोगों को क्या कर दिया जाए, फ्री छोड़ दिया जाए, खुली बाजार व्यवस्था कर दी जाए। ठीक है, और ये दोस्तों आरंभ में जो है व्यक्ति को केंद्र बिंदु मानकर जो है व्यक्तिवाद को अपना लिया था, यानी कि व्यक्ति के हित के रूप में यह कार्य करने लगा था। लेकिन बाद में दोस्तों यह जो है समूहों को महत्व भी दिया, यानी कि लोगों के ग्रुप को महत्व देकर यह बहुलवाद जो है उसको भी अपना लिया। बहुलवाद क्या होता है आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो इसकी भी वीडियो मैं जल्द ही आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। देखिए, आरंभ में उदारवाद ने मुक्त बाजार व्यवस्था को सर्वहित का साधन मानते हुए हस्तक्षेप की नीति का समर्थन किया, किंतु बाद में बाजार व्यवस्था को सर्वहित के अनुरूप नियमित करने हेतु कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत अपना लिया। दोस्तों, उदारवाद जो था स्टार्टिंग में यह मुक्त बाजार व्यवस्था को सर्वहित का साधन मानता था, यानी कहता था कि जो मुक्त बाजार व्यवस्था होगी यानी खुली बाजार व्यवस्था होगी यह सभी के लिए होगी, और यह कह सकते हैं कि इसमें हस्तक्षेप की नीति जो है नहीं होनी चाहिए। लेकिन बाद में यह व्यवस्था सर्वहित के अनुरूप में नियमित हो गई और कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत के रूप में अपना स्थान ले लिया। आगे देखते हैं हम लोग दोस्तों, तो उदारवाद की प्रमुख समस्या व्यक्ति और सत्ता के मध्य संबंधों पर पुनर्विचार की थी। इस दृष्टि ने उदारवादी चिंतन तथा व्यवहार में दो बातों पर बल देते हैं। एक तो निरंकुशता की जगह व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल, दूसरे व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व की स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अवसर दिया जाए। दोस्तों, उदारवाद जो है यह जो इसकी जो प्रमुख समस्या थी कि व्यक्ति और सत्ता के संबंधों पर यह पुनर्विचार करना, यानी कि व्यक्ति और सत्ता के बीच में किस प्रकार का संबंध होना चाहिए, यह उसकी एक तरह से कह सकते हैं बहुत बड़ी समस्या थी। इस दृष्टि ने ये जो था ये उदारवादी चिंतन
और व्यवहारवाद में दो बातों पर इन्होंने बल देना स्टार्ट कर दिया। एक तो इन्होंने निरंकुशता की जगह व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल दिया, दूसरा इन्होंने बल दिया किस पे, अपने व्यक्तित्व की, यानी कि खुद की व्यक्तित्व की और अभिव्यक्ति को किस प्रकार से आपको अवसर मिले, इस पर इन्होंने बल देना प्रारंभ कर दिया। आगे उदारवाद के विषय में देखा जाए तो उदारवाद के अंग्रेजी पर्याय लिबरलिज्म की उत्पत्ति लैटिन भाषा के लिबर शब्द से हुई है। जैसा दोस्तों अब तक हमने इसका क्या पृष्ठभूमि देखा कि उदारवाद किस तरह से आया, इसके क्या क्या भी कह सकते हैं किसके लिए आया। अब हम देखते हैं कि उदारवाद जो है दोस्तों, यह शब्द किससे आया है और इसका क्या अर्थ होता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि उदारवाद के अंग्रेजी पर्याय लिबरलिज्म। तो दोस्तों यह लिबरलिज्म जो है अंग्रेजी का पर्याय है, जो कि इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के लीबर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ स्वतंत्रता है। अतः उदारवाद की संकल्पना स्वतंत्रता के विचार के साथ निकटता से जुड़ी है। तो सभी लोग जानते हैं कि उदारवाद जो है अंग्रेजी पर्याय की, जो कि लिबरलिज्म, और यह लैटिन भाषा की लीबर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है स्वतंत्रता। और यह उदारवाद की संकल्पना जो है स्वतंत्रता के विचार के काफ़ी करीब है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि उदारवाद का जो घर है यह इंग्लैंड रहा है दोस्तों। कहाँ पर? इंग्लैंड। तो यानी कि उदारवाद का यदि हम कहें कि उत्पत्ति कहाँ पर हुई थी, तो इंग्लैंड में हुई थी दोस्तों। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में इंग्लैंड में उदारवाद का उदय अनुदारवाद का विरोध करने वाली एक प्रवृत्ति के रूप में हुआ। एक विचारधारा के रूप में उदारवाद का आरंभ 16वीं से लेकर 17वीं शताब्दी में हो गया था। दोस्तों उदारवाद का यदि घर देखा जाए तो इंग्लैंड है। यह जो है विचारधारा 19वीं शताब्दी के आरंभ में इंग्लैंड में उदारवाद के कह सकते हैं इसका उदय जो हुआ था, जो अनुदारवादी लोग थे उनके विरोध में इसका कह सकते हैं कि एक प्रवृत्ति के रूप में यह उभरा, और एक विचारधारा के रूप में उदारवाद जो है 16वीं से लेकर 17वीं शताब्दी में यह आरंभ हो गया था, यानी कि फैल चुका था। आगे देखते हैं, उदारवाद की परंपरा में जॉन लॉक को उदारवाद का जनक तथा 1688 की क्रांति को उदारवाद की विजय का प्रतीक माना जाता है। तो दोस्तों उदारवाद की यदि परंपरा देखी जाए तो जॉन लॉक को, जो उसका उदारवाद का कह सकते हैं विचार था, उसी को, ठीक है, इसको जनक माना जाता है। और जो 1688 की क्रांति हुई थी, इसी की विजय के कारण जो है इसका प्रतीक भी माना जाता है। यानी कि उदारवाद की परंपरा में जॉन लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है, और 1688 की क्रांति हुई थी इंग्लैंड में, उसको उदारवाद की विजय माना जाता है। क्योंकि 1688 की जो क्रांति होती है वह रक्तहीन क्रांति होती है, बिना खून बहाए रक्त क्रांति हो जाती है, ये क्रांति हो जाती है, इसीलिए इसको कहा जाता है उदारवाद की विजय हुई है। यानी इसमें किसी भी प्रकार की जान मान की हानि नहीं हुई थी। आगे हम लोग देखते हैं, यद्यपि उस समय यह नाम प्रचलित नहीं था, लेकिन उस समय यह जो उदारवाद नाम से प्रचलित नहीं था। 18वीं शताब्दी में इसे आगे बढ़ाने वाले विचारक थे मॉन्टेस्क्यू, टॉमस पेन, रूसो, बेंथम। इस प्रकार के जो विचारक थे दोस्तों 18वीं शताब्दी में जो थे, इस विचारधारा को आगे ले जाने वाले थे मॉन्टेस्क्यू, टॉमस पेन, रूसो, बेंथम। तो यह प्रश्न यहाँ से बनता है कि इनमें से कौन उदारवाद के समर्थक नहीं है। तो देखिए ये तीनों ही चारों लोग हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं मैकवर्न के अनुसार उदारवाद क्या है। तो दोस्तों मैकवर्न के अनुसार एक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में उदारवाद दो पृथक तत्वों का मिश्रण है। इनमें से एक लोकतंत्र है, दूसरा जो है व्यक्तिवाद है। तो याद रखिएगा, यदि मैकवर्न के अनुसार पूछे तो जो इनके अनुसार बताया गया है, तो इन्होंने कहा कि एक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में उदारवाद दो पृथक तत्वों का मिश्रण है। इसमें एक को इन्होंने लोकतंत्र, दूसरे को व्यक्तिवाद बताया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और हम देखते हैं उदारवाद का अर्थ एवं परिभाषा। यदि उदारवाद की अर्थ और परिभाषा की बात की जाए तो लास्की का नाम हम बहुत पहले रखते हैं, क्योंकि लास्की जो है बहुलवाद विचारक हैं और उदारवाद को एक अच्छी तरीके से परिभाषित किए हैं। इनके अनुसार यदि हम देखें उदारवाद, तो उदारवाद की परिभाषा देना कोई सरल काम नहीं है, क्योंकि यह कुछ सिद्धांतों का समूह मात्र ही नहीं, अपितु दिमाग में रहने वाली एक आदत भी है। तो दोस्तों ये इनका स्टेटमेंट है उदारवाद के विषय में, और बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट दिया है कि उदारवाद की परिभाषा देना कोई सरल काम नहीं है, क्योंकि यह कुछ सिद्धांतों का समूह मात्र नहीं है, अपितु दिमाग में रहने वाली एक आदत भी है। ये लास्की के अनुसार है। प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि यह स्टेटमेंट किसका है। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों कि उदारवाद की जो विशेषता है, किस प्रकार से हम लोग डिफाइन कर पाएंगे कि उदारवाद है या व्यक्तिवाद है या क्या है। ठीक है, देखिए उदारवाद की यदि हम विशेषताओं के क्रम में देखें तो हाईलेवल जो है ये कुछ इनकी विशेषताएं बताते हैं। तो हाईलेवल के अनुसार संगठित उदारवाद की जो है निम्नलिखित आपको विशेषताएं दी गई हैं। पहली विशेषता यदि हम देखें तो पहली विशेषता के विषय में बताया गया है कि संपूर्ण मानवीय व्यक्तित्व तथा व्यक्तियों की आत्मिक समानता में विश्वास करना, ये उदारवाद की विशेषता पहली हो गई। दूसरी
इन्होंने कहा है कि व्यक्तिगत इच्छा की स्वायत्तता होनी चाहिए, ये एक उदारवाद की व्यवस्था है। दूसरी इन्होंने बताई। तीसरी इन्होंने कहा कि व्यक्ति के विवेक और अच्छाई में विश्वास करना चाहिए। चौथा इन्होंने कहा कि मानवीय व्यक्तित्व के आधार पर व्यक्ति के ऐसे अधिकारों में विश्वास जिन्हें उसे छीना नहीं जा सकता, ये भी इन्होंने बताया कि उदारवाद की एक विशेषता है। पांचवा उन्होंने बताया कि राज्य की उत्पत्ति का कारण सहमति है, अतः राज्य के व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा के लिए ये उदारवाद जो है विचारधारा इन्होंने बताया। तो ये पांचवा पॉइंट हो गया। छठे में उन्होंने बताया व्यक्ति और राज्य का संबंध परस्पर समझौते पर आधारित है। सातवें पे उन्होंने बताया कि कानून सर्वोच्च है, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था आज्ञा के बजाय कानून द्वारा बेहतर सुरक्षित हो सकती है। आठवां पॉइंट में बताया उन्होंने कि सरकार अच्छी है जो सबसे कम शासन करे। यह स्टेटमेंट भी दिया गया है दोस्तों कि वह सरकार अच्छी है जो सबसे कम शासन करती हैं। आप लोग जानते हैं, कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि यह स्टेटमेंट किसका है। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि वह सरकार अच्छी होती है जो सबसे कम शासन करे। 9वें में उन्होंने बताया कि व्यक्ति के जीवन के सभी क्षेत्रों में स्वतंत्रता में विश्वास होना चाहिए। 10वें पॉइंट में उन्होंने कहा कि इसकी विशेषताओं के अंतर्गत कि आर्थिक क्षेत्र में पूर्ण मुक्तता और आर्थिक मामलों में शासन का हस्तक्षेप होना चाहिए। ये उदारवाद के 10वें पॉइंट में उन्होंने बताया। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों कि उदारवाद का विकास। तो दोस्तों यदि उदारवाद के विकास की बात करें तो उदारवाद का जो विकास हुआ है, यह जो है ये इसका विकास कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, इसी के विषय में हम लोग जानेंगे। तो उदारवाद के विकास में हम लोग यूरोप में जिन परिस्थितियों का विशेष कह सकते हैं कि जिन परिस्थितियों का विशेष योगदान रहा है, उसमें से आप देखेंगे उदारवाद यूरोप की 2 महान क्रांतियों जैसे कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन की उपज है। पुनर्जागरण से राजनीति में मानवतावाद तथा धार्मिक सुधार से व्यक्ति की विवेक शक्ति में लोगों का विश्वास दृढ़ हुआ और व्यक्तिवाद को बढ़ावा मिला। तो दोस्तों उदारवाद के विकास के रूप में यदि हम देखते हैं तो उदारवाद के विकास में यूरोप में जिन परिस्थितियों का विशेष योगदान रहा, उनमें जो है सबसे पहली जो है सांस्कृतिक पुनर्जागरण था। दूसरा जो था धर्म सुधार आंदोलन। इसका जो जब कह सकते हैं कि यह चीज़ें जब उत्पन्न हुई तब उदारवाद का विकास होता है। और पुनर्जागरण में जो है राजनीति में मानवतावाद और धार्मिक सुधार से व्यक्ति की विवेक शक्ति में लोगों का विश्वास जब दृढ़ हुआ तो ये व्यक्तिवाद को बढ़ावा दिया और उदारवाद जो है अपने चरम पे पहुंचने लगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग 16वीं से लेकर 17वीं शताब्दी में वैज्ञानिक क्रांति के फलस्वरूप वैज्ञानिक विधि को प्रोत्साहन मिला और यह विधि उदारवाद की आधारशिला बन गई। अगला पॉइंट बताया कि 18वीं शताब्दी की बौद्धिक क्रांति ने इस विचार को बढ़ावा दिया कि मनुष्य की तर्क बुद्धि या विवेक जीवन की किसी भी क्षेत्र में सत्य का पता लगाने का सर्वोत्तम साधन है। तो दोस्तों 16वीं से लेकर 17वीं शताब्दी में वैज्ञानिक क्रांति के फलस्वरूप जो है वैज्ञानिक विधि को प्रोत्साहन मिला और यह विधि जो है उदारवाद की आधारशिला क्या बन गई। ठीक है, और 18वीं शताब्दी की बौद्धिक क्रांति ने इस विचार को आगे बढ़ाया और मनुष्य की तर्क बुद्धि और विवेक जीवन के किसी भी क्षेत्र में सत्य का पता लगाने के लिए एक सर्वोत्तम साधन के रूप में उभरा। आगे हम लोग देखते हैं कि औद्योगिक कोटि के परिणाम स्वरूप समाज में एक नए मध्य वर्ग का जन्म हुआ जिसने सामंतवाद पर आधारित विशेषाधिकारियों को चुनौती दी तथा मानव मात्र के लिए अधिकार, स्वतंत्रता, समानता का नारा बुलंद किया। तो दोस्तों औद्योगिक कोटि के परिणाम स्वरूप जब समाज में एक नए मध्य वर्ग का जन्म हुआ जिसने सामंतवाद पर आधारित विशेषाधिकारों को चुनौती दी और मानव के लिए अधिकार, स्वतंत्रता, समानता का नारा जो है उसको बुलंद कर दिया। इसी क्रम में यदि हम आगे देखते हैं लास्की क्या कहते हैं। लास्की कहते हैं कि उदारवादी परंपरा के जन्म की व्याख्या इस तरह की जा सकती है कि इसके जन्म के साथ साथ आर्थिक शक्ति एक वर्ग यानी कि उच्च वर्गीय जमींदारों के हाथ से निकलकर दूसरे वर्ग यानी कि मध्य वर्गीय व्यापारियों के हाथ में आ गई। आर्थिक शक्ति के साथ साथ राजनीतिक सत्ता का भी हस्तांतरण हो गया। तो ये लास्की कहते हैं कि उदारवादी की परंपरा की बात जब इन्होंने किया तो इसकी व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा कि इसके जन्म के साथ साथ आर्थिक शक्ति एक वर्ग यानी कि जो उच्च वर्गीय जमींदार लोग थे के हाथ से निकलकर दूसरे वर्ग जो कि मध्य वर्गीय व्यापारी लोग थे इनके हाथ में आ गई और आर्थिक शक्ति के साथ साथ राजनीतिक सत्ता का भी हस्तांतरण हो गया, यानी कि राजनीतिक सत्ता भी एक जगह से दूसरे जगह हस्तांतरित हो गई। ये लास्की कहते हैं। आगे लास्की कहते हैं कि उदारवाद एक बौद्धिक क्रांति थी, इसका मुख्य ध्येय संपत्ति की स्वामी की रक्षा करना। यह स्टेटमेंट कई बार पूछा गया लास्की का, दोस्तों इसको याद कर लीजिएगा कि उदारवाद एक बौद्धिक क्रांति थी, इसका मुख्य ध्येय संपत्ति की स्वामियों की रक्षा करना। ठीक है,
तो ये स्टेटमेंट लास्की जी का है। आगे इसी क्रम में देखते हैं, ज्ञान के क्षेत्र में स्वप्रकाशित सत्य को अमान्य ठहराते हुए तर्क और विवेक को महत्व देकर विज्ञान की उन्नति तथा उद्यम की स्वतंत्रता को उदारवाद ने बढ़ावा दिया। तो दोस्तों, ज्ञान के क्षेत्र में जब स्वप्रकाशित सत्य को इन्होंने अमान्य ठहराते हुए तर्क और विवेक को महत्व देकर विज्ञान की उन्नति और उद्यम की स्वतंत्रता को उदारवाद ने आगे बढ़ाया। उदारवाद को बढ़ावा देने में जिन परिस्थितियों का योगदान था उसमें देखा जाए तो धर्म सुधार, जैसा कि हमने देखा, पुनर्जागरण, वाणिज्यिक क्रांति, वैज्ञानिक क्रांति और औद्योगिक क्रांति, इन सभी जो सुधार और क्रांति हुई, इन्होंने उदारवाद को आगे बढ़ाया। आगे फिर देखिए, बताया गया है कि उदारवाद के ऐतिहासिक विकास क्रम में उदारवाद के 2 स्तर पहचाने जा सकते हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं, पहला चिर सम्मत उदारवाद, दूसरा आधुनिक उदारवाद। तो उदारवाद को 2 रूपों में हम लोग देख सकते हैं, एक चिर सम्मत उदारवाद, आधुनिक उदारवाद। चिर सम्मत को हम लोग कह सकते हैं कि प्राचीन उदारवाद भी कहते हैं। ठीक है, आइए तो हम लोग क्या पढ़ेंगे अब, चिर सम्मत उदारवाद। तो दोस्तों, चिर सम्मत उदारवाद, जिसे हम लोग नकारात्मक उदारवाद या बहुत कर सकते हैं कि प्राकृतिक उदारवाद भी कह सकते हैं इसको, ठीक है, कई रूपों में आपको देखने को मिल सकता है। देखिए, यहाँ पे बताया गया कि शुरू में उदारवाद का जो रूप इंग्लैंड में विकसित हुआ उसे चिर सम्मत शास्त्रीय उदारवाद, शास्त्रीय या उदात्त उदारवाद की श्रेणी में रखा जा सकता है। यानी कि शुरू में जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई, ठीक है, 1688 की जो और क्रांतियाँ हुई, उस समय जो उदारवाद विकसित हुआ उसे चिर सम्मत या शास्त्रीय या उदात्त उदारवाद की श्रेणी में रखा गया। तो तीनों नाम एक ही हैं दोस्तों, चिर सम्मत, शास्त्रीय या उदात्त उदारवाद, तो तीनों एक ही नाम है, जो कि इंग्लैंड में शुरू में जब उदारवाद विकसित हुआ तो इन नामों से उसको जाना गया। आगे देखिए, बताया गया कि इस आरंभिक दौर में व्यक्ति अधिकारों के संवैधानिक गारंटी की मांग की गई, जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता, सहिष्णुता, संविधानवाद व राजनीतिक अधिकार प्रमुख थे। तो दोस्तों, आरंभ जब हुआ था उदारवाद का, तो उस समय व्यक्ति के अधिकारों के संवैधानिक जो यानी कि संविधान के अंतर जो है गारंटी की मांग की गई कि क्या क्या व्यक्ति के अधिकार होंगे, जिसके अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता, सहिष्णुता, संविधानवाद और राजनैतिक अधिकार की जो है मांग की गई थी। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे हम लोग कि राजनीतिक सिद्धांत के रूप में उदारवाद का आरंभ टॉमस हॉब्स, ठीक है, यदि राजनीतिक सिद्धांत के रूप में देखें उदारवाद, तो टॉमस हॉब्स के से इसका कह सकते हैं कि प्रारंभ हुआ और माना जा सकता है, परंतु इसकी अस्पष्ट अभिव्यक्ति जो है लाक की रचनाओं में देखने को मिलती है। यानी कि आरंभ में जो राजनीतिक सिद्धांत के रूप में उदारवाद का आरंभ होता है वो टॉमस के विचारों में देखने को मिलता है, लेकिन इसकी यदि स्पष्ट कह सकते हैं कि व्याख्या, तो वह लाक की जो रचनाएं हैं उसमें हमको देखने को मिलता है। आगे बताया गया कि लाक की जो पुस्तक है टू ट्रीटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट, इसमें अमेरिकी स्वाधीनता की घोषणा तथा फ्रांसीसी क्रांतियां उदारवाद के इस आरंभिक दौर के महान स्मारक हैं। यानी कि लाक की जो पुस्तक है टू ट्रीटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट, इसमें उन्होंने अमेरिकी स्वाधीनता की घोषणा और फ्रांसीसी क्रांति की बातें उन्होंने बताई, जो कि उदारवाद के प्रारंभिक दौर के उस समय एक कह सकते हैं कि महान कह सकते हैं कि कृति इनकी ये थी। आगे हम लोग देखते हैं कि अमेरिका के संविधान में मानव अधिकारों से संबंधित घोषणा पत्र लाक के सिद्धांतों की मूर्त अभिव्यक्ति है। यानी अमेरिका के जो संविधान में मानव के अधिकारों से संबंधित घोषणा पत्र की बात की गई है, उसमें लाक के सिद्धांतों की जो हमको मूर्त रूप से हमको जो है चीजें देखने को मिलती हैं। इसी क्रम में आगे हम लोग देखेंगे कि इसी प्रकार फ्रांसीसी क्रांति में स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे के बारे में रूसों की विचारधारा से भी सीधे प्रभावित थे। इसके अतिरिक्त मॉन्टेस्क्यू, थॉमस पेन, डेविड ह्यूम आदि के राजनीतिक सिद्धांतों ने भी उदारवाद के विकास में योगदान दिया। तो दोस्तों, अमेरिका में जो कह सकते हैं कि अमेरिका में जो उसके अधिकारों के संबंधित घोषणा पत्र सिद्धांतों में हमें लाक के सिद्धांत देखने को मिलता है। वहीं फ्रांसीसी क्रांति जो होती है उसमें रूसों की विचारधारा होती है, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की बात हमको देखने को मिलती है। तो प्रश्न यहाँ से बनता है कि स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे ये किस क्रांति से संबंधित है? तो ये फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित थी, जो कि रूसों की विचारधाराओं के कारण यह उत्पन्न हुई थी। ठीक है, इसके अलावा यदि हम लोग देखते हैं तो मॉन्टेस्क्यू, थॉमस पेन, डेविड ह्यूम, ये इस प्रकार के जो विचारक होते हैं, इनके सिद्धांतों में भी उदारवाद के हमको विकास का योगदान देखने को मिलते हैं। आगे यदि हम देखते हैं तो चिर सम्मत उदारवाद के विकास में
अंग्रेज उपयोगितावादियों तथा उनके सहयोगियों का भी विशेष योगदान देखने को मिलता है। बेंथम तथा जेम्स मिल जैसे विचारकों ने आर्थिक उदारवाद को राजनीतिक कार्यक्रम के साथ जोड़कर एक विस्तृत उदारवादी दर्शन की नींव रखी। उसने सुखवादी गणना और समानता के सिद्धांत पर आधारित अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख का नारा बुलंद किया। दोस्तों, चीड़ सम्मत यानी कि शास्त्रीय उदारवाद के विकास में यदि हम देखें तो जो अंग्रेज उपयोगितावादी थे उनके सहयोग का भी इसमें विशेष योगदान था, जिसमें हम बेंथम और जेम्स मिल जैसे विचारकों को देखते हैं जो कि आर्थिक उदारवाद को राजनीतिक कार्यक्रम के साथ जोड़कर एक विस्तृत उदारवादी दर्शन की नींव रखे थे। उन्होंने सुखवादी गणना और समानता के सिद्धांत पर आधारित अपना जो कह सकते हैं कि विचार दिया था, अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख का उन्होंने नारा जो दिया था, यानी कि अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम सुख की बात की थी जेम्स मिल और कौन, बेंथम ने। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे हम लोग उदारवाद के राजनीतिक पहलुओं के साथ साथ इसका आर्थिक पहलू भी महत्वपूर्ण है। 1760 से लेकर 1830 की औद्योगिक क्रांति के दौर में फ्रांस के फिजियोक्रेटस, एडम स्मिथ, रिकार्डो, माल्थस उपयोगितावादी लेखक बेंथम और मिल ने लेसे फेयर का सिद्धांत देकर आर्थिक क्षेत्र में किसी भी प्रकार की राजनीतिक दखल अंदाजी का विरोध करते हुए आर्थिक स्वतंत्रता की सिफारिश की। दोस्तों, जैसा कि ये मैं केवल आप लोगों को एक कह सकते हैं कि जो इसमें टॉपिक दिखा रहा हूँ, ये इसमें जो मटेरियल है वो आपके एग्जाम संबंधित है। बहुत ज़्यादा आपको बहुत लंबा नहीं जाने की आवश्यकता है। वैसे भी ये वीडियो देखिए आपको काफ़ी विस्तृत देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताने का प्रयास किया गया कि उदारवाद का जो राजनीतिक पहलू है इसके साथ साथ आर्थिक पहलू भी हमको महत्वपूर्ण इसमें देखने को मिलते हैं, जो कि 1760 से लेकर 1880 की जो औद्योगिक क्रांति हुई थी उस समय, उस दौर में फ्रांस के जो फिजियोक्रेटस और एडम स्मिथ, रिकार्डो, माल्थस, ठीक है, याद रखिएगा ये लोग जो हैं किससे आर्थिक पहलू से जुड़े हुए हैं, यहाँ पे प्रश्न बनता है, ठीक है, जो कि उपयोगितावादी लेखक और बेंथम और मिल इसमें जो है लेसे फेयर सिद्धांत का इन्होंने जो सिद्धांत दिया और कहें कि इस सिद्धांत के जरिए आप व्यक्ति के अधिकारों जो व्यक्ति के जो अधिकार होंगे आप मतलब हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं आर्थिक पहलुओं के अंतर्गत, ठीक है। लेसे फेयर का मतलब होता है कि खुला छोड़े, मतलब आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आगे इसी क्रम में हम लोग देखते हैं कि स्वतंत्र समझौते व्यापार, उपयोगिता, अर्थव्यवस्था तथा बाजार समाज को आर्थिक स्वतंत्रता की आवश्यकता बताते हुए आर्थिक कार्यों में राज्य के हस्तक्षेप का विरोध किया। इस प्रकार इसने आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिवाद को महत्व दिया। तो दोस्तों, स्वतंत्र समझौते व्यापार, प्रतियोगिता, अर्थव्यवस्था, बाजार समाज को आर्थिक स्वतंत्रता की आवश्यकता बताते हुए इन लोगों ने आर्थिक कार्य में राष्ट्र के हस्तक्षेप का इन्होंने विरोध किया। कौन? आपके उदारवादी लोग, ठीक है। इस प्रकार इन्होंने क्या किया, आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिवाद को महत्व दिया, यानी कि आर्थिक जो क्षेत्र थे उसमें व्यक्ति को इन्होंने महत्व दिया और कहें कि हस्तक्षेप राज्य इसमें न करे। आगे बताया कि नकारात्मक उदारवाद की प्रमुख जो विशेषताएं हैं वह कुछ हैं, जैसे कि यदि हम देखते हैं दार्शनिक आधार पर, यदि हम देखते हैं कि नकारात्मक उदारवाद की क्या कहते हैं विशेषताएं, कि नकारात्मक उदारवाद किस प्रकार से है। तो दार्शनिक आधार पर हम सबसे पहले देखते हैं इसका दार्शनिक आधार व्यक्तिवाद है, जिसकी मुख्य बातें निम्न है। दोस्तों, इसका जो दार्शनिक आधार है क्या, वह व्यक्तिवाद है, यानी कि व्यक्ति को यह सब कुछ मानते हैं, व्यक्ति के हित की बात करते हैं, जिसमें यदि मुख्य बात यदि हम देखें तो मानव व्यक्तित्व तथा व्यक्तियों की आध्यात्मिक समानता में विश्वास, यानी कि मानव व्यक्तित्व और व्यक्तियों की जो आध्यात्मिक समानता उसमें विश्वास है करना, और व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा को महत्व देना, यानी कि व्यक्ति स्वतंत्र है, उसकी ये स्वतंत्र जो इच्छा है इसे महत्व दिया जाए, ठीक है, उसको दबाया न जाए। आगे मानव को विवेकशील तथा अच्छा प्राणी मानता है। मानव को ये लोग कहते हैं कि ये जो भी कार्य करेगा अच्छा होगा और विवेकशील है, इसलिए वह जो भी कार्य करेगा वह अच्छा होगा। आगे चौथे पॉइंट में दार्शनिक आधार पर बताया गया कि जीवन स्वतंत्रता, संपत्ति के प्राकृतिक अधिकारों में विश्वास, यानी कि व्यक्ति की ये जीवन स्वतंत्रता, संपत्ति जो अधिकार हैं यह उसमें उसके लिए इससे कोई छीन नहीं सकता, ये उसको प्राकृतिक अधिकार मिले हुए हैं, इसलिए ये उसके पास होने चाहिए। इसी क्रम में हम लोग देखते हैं राजनीतिक आधार पे। तो राजनीतिक आधार पे देखिए दोस्तों, इसका राजनीतिक आधार संविधानवाद सिद्धांत तथा लाक का दर्शन है। इसकी मुख्य बातें निम्न है। तो राजनीतिक आधार पे यदि हम देखते हैं तो यह संविधानवाद का सिद्धांत है, जिसमें लाक का दर्शन हमको देखने को मिलता है। इसी के अंतर्गत यदि हम पहले पॉइंट की बात करें तो राज्य की उत्पत्ति अधिकारों की सुरक्षा हेतु सामाजिक समझौते द्वारा हुई है, यानी कि जो लाक कहते हैं कि राज्य की उत्पत्ति जो है यह अधिकारों की सुरक्षा, जो कि जीवन, ठीक है, जीवन, संपत्ति और किसकी बात करते हैं, ठीक है, उसके जीवन, संपत्ति
तो दोस्तों लाख का जो अधिकार की बात करते हैं वह जीवन जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों की ये बात करते हैं। इसी क्रम में अगला बताया गया है कि राज्य तथा व्यक्ति के आपसी संबंध का आधार समझौता है, अतः व्यक्ति द्वारा राज्य का विरोध किया जा सकता है। दोस्तों इसमें बताया गया कि राज्य तथा व्यक्ति के आपसी संबंध का जो आधार है वह क्या है, समझौता, यानी कि राज्य और व्यक्ति आपस में समझौता किए हैं, ठीक है, उनका आधार क्या है, समझौता है, इसलिए व्यक्ति द्वारा राज्य का विरोध किया जा सकता है। यानी कि जब समझौता होता है तो दोनों में शर्त होती है, इसलिए एक पक्ष दूसरे पक्ष से क्या कर सकता है, विरोध उसका कर सकता है। आगे बताया गया कि कानून का आधार विवेक है, अतः सामाजिक नियंत्रण आदेश की अपेक्षा कानूनों के माध्यम से ठीक प्रकार से हो सकता है। यानी कि कानून का आधार उन्होंने बताया कि विवेक होना चाहिए, इसलिए सामाजिक नियंत्रण जो है आदेश की अपेक्षा कानून के माध्यम से ठीक प्रकार से किया जाए। ठीक है, आगे ये बताते हैं कि सरकार तथा राज्य आवश्यक बुराई है, जो सरकार कम से कम शासन करती है वह सर्वोत्तम होती है। तो उदारवादी जो नकारात्मक उदारवादी लोग हैं यह क्या कहते हैं, यह कहते हैं कि सरकार तथा राज्य जो है आवश्यक बुराई है, जो सरकार कम से कम शासन करती है वह सर्वोत्तम होती है। सीधी सीधी ये बात क्या है, ये लोग कहते हैं कि व्यक्ति जो है, व्यक्ति को सारी मतलब छूट दे दी जाए, इसमें राज्य हस्तक्षेप न करे। ठीक है, ये नकारात्मक उदारवादी कहते हैं, और ये कहते हैं कि वह सरकार सबसे अच्छी होती है जो कि सबसे कम शासन करती है। आगे इन्होंने बताया कि मानव को जीवन के हर क्षेत्र में जैसे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, बौद्धिक स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि मानव के जीवन के हर क्षेत्र में जो है राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, धार्मिक, बौद्धिक स्वतंत्रता जो है ये प्राप्त होनी चाहिए। यानी कि ये जो है मनुष्य को, व्यक्ति को है सब कुछ कह सकते हैं कि स्वतंत्रताएं देना चाहते हैं। ठीक है, कुछ ही ऐसे जो है जिस पे ये कह सकते हैं कि बंधन लगा सकते हैं, जो कि सकारात्मक उदारवादी लोग हैं वो कहते हैं। नकारात्मक व्यक्ति को एकदम संपूर्ण रूप से खुला छोड़ने की बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे हम लोग सामाजिक आधार पर। ठीक है, सामाजिक आधार पर यदि हम लोग देखते हैं कि नकारात्मक उदार क्या कहे इसकी विशेषता, तो यह मुक्त आधार पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है, जिसमें राज्य की दखलंदाजी तथा नियंत्रण बिल्कुल न हो। तो सामाजिक आधार पर जो नकारात्मक उदारवाद है ये कहते हैं कि यह जो है मुक्त आधार पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन, यानी कि मुक्त, या आप एकदम स्वतंत्र रूप से जो है बाजार में, ठीक है, अपनी पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है इसको आप, ठीक है, कंटिन्यू कर सकते हैं, ये इसका ये समर्थन करते हैं, जिसमें राज्य की ये दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं कर सकते, यानी कि राज्य का दखल अंदाजी उसमें नहीं होना चाहिए, एकदम नियंत्रण भी जो एकदम नहीं होना चाहिए। आगे कहते हैं कि उदारवाद पूंजीपति वर्ग का आर्थिक दर्शन है, यानी कि ये लोग पूंजीपति जो है, उदारवाद जो है यह पूंजीपति वर्ग का है, क्या कर सकते हैं, एक प्रकार से समर्थन करता है। नकारात्मक उदारवाद का सैद्धांतिक पक्ष। दोस्तों यदि हम नकारात्मक उदारवाद का सैद्धांतिक पक्ष देखते हैं तो इसमें देखने को क्या मिलता है हमें, तो व्यक्ति साध्य है और राज्य साधन है। याद रखिएगा, नकारात्मक उदारवाद को कैसे आप पहचानेंगे, व्यक्ति इसमें क्या होता है, साध्य होता है, यानी कि जो है व्यक्ति जो है जो सब कुछ होगा, राज्य उसके लिए साधन होगा, यानी कि उसके लिए साधन जुटाने वाली एक संस्था होगी। राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते हैं, राज्य को इसलिए एक आवश्यक बुराई मानते हैं क्योंकि कहते हैं कि राज्य जो होगा यह व्यक्ति के कहते हैं कि अधिकारों को सीमित करता है, लेकिन यह उसे एक आवश्यक बुराई के रूप में मानते हैं कि बुराई है लेकिन आवश्यक भी है। आवश्यक इसलिए है क्योंकि उसके जो है संसाधनों को जुटाने का ये काम करते हैं कौन, ये राज्य, इसलिए आवश्यक भी है, बुराई यानी होनी भी चाहिए लेकिन बुराई है। और कहते हैं कि हस्तक्षेप की नीति का पालन करना चाहिए। ठीक है, ये कहते हैं कि नकारात्मक उदारवाद का जो सैद्धांतिक पक्ष है, अहस्तक्षेप की नीति का पालन करना चाहिए, यानी कि राज्य जो है अहस्तक्षेप की नीति करे, यानी हस्तक्षेप न करे। सीमित शासन, कहते हैं कि जो है सरकार का जो है इसमें जो है सीमित शासन होना चाहिए, राज्य का सीमित शासन होना चाहिए और संवैधानिक शासन होना चाहिए, यानी कि किसी प्रकार का कोई कह सकते हैं कि बिना लिखित संविधान के इसमें कोई जो है लिखित कहिए या कुछ भी कहिए, यानी कि संवैधानिक तरीके, विधि तरीके से इसमें शासन होना चाहिए। आगे कहते हैं कि धर्मनिरपेक्ष राज्य की मांग करते हैं, यानी कि इसमें धर्म में सभी धर्मों की क्या हो, समान रूप से माना जाए। देखिए जैसे इसमें मैंने वही बात आपसे पूछा था कि आप कमेंट करके बताइएगा कि ये स्टेटमेंट किसका है, तो वो देखिए आ चुका है स्टेटमेंट। फिर से कहा गया है कि वह सरकार सबसे अच्छी होती है जो सबसे कम शासन करती है। ये किसने कहा, फ्रीमैन, यानी कि जो नकारात्मक उदारवादी हैं ये कहते हैं कि वह सरकार सबसे अच्छी होती है जो सबसे कम शासन करती है। ठीक है, ये नकारात्मक उदारवादी के ये बीच समर्थन में ये फ्रीमैन इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है।
आगे यदि हम देखते हैं दोस्तों नकारात्मक उदारवाद के जो है अनुसार राज्य के कार्य। दोस्तों नकारात्मक उदारवाद के अनुसार राज्य के कार्य की बात करें तो व्यक्ति की बाह्य आक्रमण से रक्षा करना, दूसरा जो है व्यक्ति की आंतरिक दुश्मनों से रक्षा करना, किए गए समझौते का पालन करना, अर्थव्यवस्था के नियमों का संचालन करना। तो राज्य का कार्य क्या होना चाहिए नकारात्मक उदारवादियों के अनुसार? व्यक्ति को जो है बाह्य आक्रमण से उसकी रक्षा करना, ठीक है, व्यक्तित्व की आंतरिक दुश्मनों से रक्षा करना, किए गए समझौते का पालन करना, जो व्यक्ति और कहेंगे कि समाज के बीच में, राज्य के बीच में जो है समझौता हुआ है। इसके बाद अर्थव्यवस्था के नियमों का पालन करना, जो अर्थव्यवस्था होगी उसमें जो भी नियम होंगे इसमें जो है राज्य को पालन करना चाहिए। इनके अलावा वह राज्य को और कोई अधिकार नहीं देते हैं उदारवादी, ठीक है। तो दोस्तों ये था हम लोगों का उदारवाद का कुछ कह सकते हैं कि पहला वीडियो, जिसमें हमने देखा कि उदारवाद क्या है, उदारवाद का जन्म कैसे हुआ, उदारवाद की विशेषताएं क्या है, उदारवाद कितने प्रकार के होते हैं। हमने देखा कि उदारवाद 2 प्रकार के होते हैं। उदारवाद में एक चिरसम्मत उदारवाद, एक आधुनिक उदारवाद। तो चिरसम्मत यानी कि नकारात्मक उदारवाद जिसे हम लोग कहते हैं, तो इससे हमने देखा नकारात्मक उदारवाद क्या होते हैं, उसकी विशेषताओं को देखा हमने, और उसके अंतर्गत हमने राज्य के कार्य को भी देखा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे जो है आधुनिक उदारवाद, जिसको हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है तो थोड़ा सा बोरिंग लगता है, इसलिए 2 पार्ट में इसको देखा जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सकारात्मक उदारवाद के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।